नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए अंक के साथ। जैसा कि आप सभी को जानते हैं किसान भाइयों कि हम हमेशा आपके लिए कुछ नए विषयों पर जानकारी लेकर आते हैं। आज का जो हमारा कृषि दर्शन का कार्यक्रम आधारित है वो है एफपीओ का निर्माण और उपयोग के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एफपीओ का निर्माण और उपयोग के बारे में। बिल्कुल किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन, एक ऐसा संगठन जो किसानों के हित में काम करता है। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो किसानों के हित में काम करती है और उसमें एक एफपीओ भी है। इसका उद्देश्य यही है कि भाई किसानों को अच्छे से अच्छा उत्पादन जो होता है उसका पूरा का पूरा मूल्य मिल सके, बीज मिल सके, उनको सही तरीके से खाद मिल सके, उन्हें सिंचाई की सही सुविधा हो सके। और जब संगठन होता है तो कहते हैं बिल्कुल कि एकता में शक्ति होती है। तो संगठन जब काम करता है तो बहुत सारी हमें सुविधाएं भी मिलती हैं। एफपीओ का निर्माण और उसका उपयोग भी कुछ इसी तरह है। बता रहे हैं इसके बारे में और अच्छे से जानकारी डॉक्टर अखिलेश कुल्हाड़े, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग, सिवनी से। आइए देखते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुल्हाड़े है और आज हम लोग किसानों के लिए किस प्रकार से कंपनी बनाई जाती है, किस प्रकार से उन लोग संगठन में काम कर सकते हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे। इसी को हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से जानते हैं। ये किसानों का ऐसा समूह है जिसमें किसानों का एक छोटे से जो सीमांत कृषक होते हैं या जो छोटे कृषक होते हैं जिनके लिए बहुत सारी समस्याएं होती, खेती करना, खेती में बीज प्राप्त करना, बहुत सारा समय नष्ट होता है बीज खरीदने जाने के लिए, वहाँ से लेकर के आते हैं, फिर हम उसी प्रकार खेत तैयार करते हैं, हमारे पास कृषि यंत्र नहीं रहते हैं, फिर हम बीज उत्पादन के बाद यदि हमें हमारे खेत में यदि कोई दवाई का स्प्रे करना हो तो उसके लिए समस्या है, उर्वरक खरीदने के लिए समस्या है, और हम उसके बाद में जब हार्वेस्टिंग का समय आता है तो हमारे किसान भाई फिर कृषि यंत्रों के लिए परेशान होते हैं। लेकिन यदि आप एक संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आपके इस संगठन के पास बहुत सारे कृषि यंत्र भी होंगे और आपके बीज भी उपलब्ध होगा, खाद भी उपलब्ध होगा। इसका एक मुख्य फ़ायदा ये होगा कि आपको एक समय की बचत हो सकती है। नंबर दूसरा, पैसों की बचत हो सकती है। यदि मान लो आपके एक संगठन में 100 किसान हैं और 100 किसान यदि एक साथ बीज लेने जा रहे हैं और एक एक घंटा मान लो खर्च कर रहे हैं तो 100 घंटों का हमारा एक नुकसान होता है। लेकिन यही काम एक किसान एक ग्रुप के माध्यम से करता है तो सिर्फ वो 1 घंटा सभी के लिए अनुकूल होता है। लेकिन इसके अलावा भी अब ये बात आती है कि हम किस प्रकार से समूह का संगठन बनाएं या किस प्रकार से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को बनाएं। तो इसके लिए हम गतिविधियों के अनुसार किसानों का चयन करते हैं। किसानों की संख्या कम से कम 300 होना चाहिए, अधिकतम की कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक गतिविधि के आधार पे, चाहे वो बीज उत्पादन हो या सब्जी उत्पादन हो या हम लोगों के सब्जी की मार्केटिंग हो, डेयरी उत्पादन हो या हमारे डेयरी के प्रोडक्ट हो या फिर हमारे मधुमक्खी पालन करने वाले भाइयों हो या फूल उत्पादन हो, इन सबको खरीदने के बाद इसकी मार्केटिंग करना, ये सारी गतिविधियाँ बहुत सारी हैं। इन सब गतिविधियों को हम एक साथ समूह में लेकर के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं और हमारे भारत देश में अभी 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं कार्य कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से है नाबार्ड, एसएफएसी, जिसको स्मॉल फार्मर कंसोर्टियम एग्री बिजनेस के नाम से आप जानते हैं। लेकिन इसके साथ भी दूसरी है कंपनी जो कृषि व्यापार में अपना योगदान दे रही, जैसे एनसीडेक्स, ये शेयर मार्केट से संबंधित है, लेकिन कृषकों का उत्पादन खरीदने, उसको बेचने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अब इसमें ये समस्या आती है कि किसान भाइयों को क्या फ़ायदा होगा। किसान यदि संगठन अपना बना के कार्य कर रहा है तो किसानों के लिए आप एक निश्चित राशि सदस्य के रूप में ली जाती है और शेयर मार्केट के जैसे शेयर हम लोग लेते हैं उसी प्रकार एक राशि निश्चित कर लिया जाती है कि 200 रुपये या 1,000 रुपये या 2,000 रुपये। यदि मान लो हमारे किसान भाइयों ने 7 लाख रुपए इकट्ठा किया है तो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी जस्ट इतने ही राशि 7 लाख और दे करके टोटल 14 लाख रुपए उनके खाते में देती है, ताकि वो अपनी गतिविधियों को और सुचारू रूप से कर सकें। यदि और हमें राशि कम पड़ती है तो हम नाबार्ड के माध्यम से
लेन देन कर सकते हैं। नाबार्ड के माध्यम से हम लोग अतिरिक्त राशि लोन के रूप में ले सकते हैं और हमारे किसान भाइयों इसके माध्यम से अपना बिजनेस तैयार कर सकते हैं और हम पूरे देश में कहीं पर भी इसके माध्यम से बिक्री कर सकते हैं कोई भी चीज़ की। आज जैसे हम लोग धान की बात करें, एक अच्छी वैरायटी यदि हम लगाते हैं, अच्छी वैरायटी जिसमें सुगंधित हो या बासमती की तरीके की हो, लेकिन यदि हमारे एक किसान यदि लगाता है तो उसका माल कहाँ तक जाएगा, कितने में बिकेगा, इसकी कोई निश्चित नहीं कह सकते। लेकिन यदि हमारे 100 कृषक भाई एक साथ लगा रहे हैं तो ये गारंटी के साथ है कि हमारा माल बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदने के लिए तैयार होती हैं और वो हमसे परचेस करेगी और लेके जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा विषय है। अब ये बात आती है कि इस संगठन को कैसे बनाएं, कैसे खड़े करें। तो इसमें मुख्य रूप से हम 5 मेन डायरेक्टर को चुनते हैं जो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन इसके अलावा 5 और डायरेक्टर होते हैं। कुल मिला के 10 डायरेक्टर हम बना सकते हैं। ये डायरेक्टर अपने सभी किसानों का डाटा कलेक्ट करते हैं, कितनी ज़मीन है, कितना उनका, कौन सी फसल लगा रहे हैं, क्या उत्पादन कर रहे हैं, क्या बिक्री कर रहे हैं। फिर उस आधार पे हम लोग इसमें एक सीईओ का चयन करते हैं या मैनेजर के रूप में उसको जॉब देते हैं। इसमें ऐसा सिस्टम है, नाबार्ड जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना रहा है तो नाबार्ड का कहना है कि उसमें हम एक सीईओ रखें। सीईओ की एक सैलरी भी इसी के माध्यम से प्राप्त होती है, लगभग 25,000 रुपये। और हम लोग इसमें इतना आय व्यय का काम करते हैं, ऑडिट का काम करते हैं, तो हमारे इसमें एक अकाउंटेंट जो रखते हैं उसको भी पर मंथ हमारे को 10,000 रुपये देने का प्रावधान है। और इसके अलावा हमारे जो कृषक भाई है, जितना भी फ़ायदा हमको हमारे इस समूह को मिलता है, हमारे कंपनी को मिलता है, वो शेयर के रूप में है। एक सदस्य अधिकतम 10% शेयर रख सकता है, इससे अधिक नहीं। और जितना शेयर रहता है उस आधार पे इसका लाभ सभी को बांटा जाता है। ये हमारे आज के समय में बहुत अच्छा है। विभिन्न प्रकार के किसान भाई जो है विभिन्न प्रकार के एफपीओ बना रहे हैं। और इसमें हम जो तिलहन की बात करें तो तिलहन का एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। जैसे अभी आने वाला समय सरसों की खेती हो रही है, सरसों का यदि हमारे किसान भाई इकट्ठा ग्रुप में लगाते हैं और उत्पादन लेते हैं, उत्पादन लेने के बाद यदि हम लोग इसका उत्पादन को डायरेक्ट नहीं बेचना है हमें, तो हम इसका तेल निकाल सकते हैं, तेल की पैकेजिंग कर सकते हैं, इसका लोगो बना सकते हैं और इसकी मार्केटिंग हम खुद करें तो हमारे किसान भाइयों की कंपनियों को अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। ये एक उदाहरण के रूप में है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने देखा कुछ जगहों में शहद की प्रोसेसिंग की जा रही है, उसकी लेबलिंग बनाई जा रही है और उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। मशरूम में ये काम हो रहा है, मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं हमारे किसान भाई और फिर उसको पाउडर फॉर्म में बना रहे हैं और उसका खुद का लोगो लगा के सेल कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास मुर्रा की बात करें, आज जो मुरमुरा हमारे आता है, पोहा आता है, ये एक प्रकार से धान का है और धान हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में लगाया जाता है। हमारे किसान भाई यदि एक जैसी धान की फसल लगा रहे हैं, वैरायटी लगा रहे हैं, तो हम किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना ग्रुप बनाएं। ग्रुप बनाने के बाद अपने खेती करें, उसका व्यवसाय करें और उसको आगे बढ़ाएं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आ रही है। गवर्नमेंट भी हमारे, आपने देखा, प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान दे रही है। प्राकृतिक खेती में किसानों को ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग 1 एकड़ में कम से कम प्राकृतिक खेती करें जिसमें रासायनिक का उपयोग ना करें। और हम लोग रासायनिक का उपयोग नहीं करेंगे मतलब वो जैविक के रूप में हमारा उत्पादन प्राप्त होगा। और जैविक के रूप में यदि उत्पादन प्राप्त हो रहा है तो एक ज़िले से यदि 1000 किसान चालू हो रहे हैं तो 1000 एकड़ का उत्पादन एक बहुत मायने रखता है। यदि हम उसमें स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जैविक अनाज खाएं, जैविक सब्जी खाएं और जैविक से बने उत्पादों का उपभोग करें, तो हम लोग एक सफलता की ओर जाएंगे। और प्रत्येक ज़िले में एक जगह, एक बाज़ार निश्चित हो रहा है जहाँ पे प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम लोग कार्य कर सकते हैं। और ये प्राकृतिक खेती हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक प्रकार से दोनों एक दूसरे से मिली हुई है। और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसी भी विषय पे बनाई जा सकती है, किसी भी विषय में हम कार्य कर सकते हैं, चाहे उद्यान की नर्सरी हो या फिर हमारे पास सब्जियों की नर्सरी हो। हमारे किसान की आवश्यकता जो है हम उस पर काम कर सकते हैं। इसमें हम बीज खरीदी भी कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र खरीदी कर सकते हैं और उसकी किसानों को उपलब्ध कर सकते हैं। इसमें मुख्य फ़ायदा ये है कि आपने देखा कि हमारे व्यापारी वर्ग जो हैं उर्वरक जहाँ से लेने जाते हैं तो वो कहीं उसकी बोलते हैं कि इसकी अभी
इसका मटेरियल ख़त्म हो गया है या हमारे पास उर्वरक की उपलब्धता नहीं है, तो उर्वरक की उपलब्धता नहीं है, यदि एक किसान को नहीं है तो दिक्कत होती है। लेकिन यदि एक समूह में, एक कंपनी के रूप में हम अपनी आवश्यकता को दें तो हमें एक बड़े रूप में उर्वरक की पूर्ति हो सकती है और हमारे किसान भाई अपना समय अपना नष्ट करने से बचा सकते हैं और धन का लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम में अभी वक्त है एक ब्रेक का, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है किसान भाइयों, आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब हम बात करेंगे कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जो मोटे अनाज हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। आधुनिकता की दौड़ में हम फास्ट फूड खाने लगे हैं, लेकिन इनमें वो पोषण नहीं होता है जो हमारे शरीर को बहुत अच्छे से विकसित कर सके। कोदो कुटकी आज भी बहुत प्रासंगिक है। हमारे बहुत सारे किसान भाई इसमें अपना बहुत अच्छा सफल उपयोग कर रहे हैं और हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कई तरह के सेंटरों में इसका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया है, अनुसंधान किया है और इनकी उन्नत प्रजातियों का भी उपयोग किया है। तो कोदो कुटकी से जो प्रोसेसिंग करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बिस्किट्स बन रहे हैं, उनके बहुत अच्छे मिठाइयाँ बन रही हैं। इसका उपयोग करने से आपको बहुत अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे। तो कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर क्या है, इसके बारे में बताएंगे आरिफ खान और एक सफल किसान भी इसकी एक जानकारी देंगे छिंदवाड़ा से। आइए देखते हैं ये एक चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम आरिफ खान है और मैं मध्य प्रदेश विज्ञान सभा में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये हरस दीवारी यूनिट है और यहाँ पर हमारा मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है। तो मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ के जो किसान थे वो धीरे धीरे जो मिलेट्स का जो उत्पादन है वो काफ़ी यहाँ पर कम होने लगा था, क्योंकि उनको जो मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य, सही मूल्य उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। सही मूल्य प्राप्त नहीं होने का मुख्य कारण ये था कि जब वो प्रोसेस करते हैं और उसका जो चावल बनाते हैं तो चावल बनाने में उनके जो कंकड़ आते थे तो कंकड़ के कारण लोग उसको पसंद ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने फिर वैज्ञानिक तरीके से, हमारी जो संस्था है मध्य प्रदेश विज्ञान सभा, उसने वैज्ञानिक तरीके से अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उनके साथ मिलकर हमने यहाँ पर ये यूनिट और ये सारी चीज़ें हमने इस्टेब्लिश की हुई है, जिसमें नाबार्ड का हमारे पास बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान जो है, जो पारंपरिक तरीके से इसकी जो खेती करते थे, तो इसकी खेती में किसान पहले क्या करते थे कि जो छिड़का पद्धति होती है उससे ये इसकी बोनी करते थे। तो इसमें किसानों को दो तरीके का बहुत नुकसान होता था। पहले उसका जो बीज था वो काफ़ी लगता था, काफ़ी खपत होती थी बीज की और उत्पादन भी काफ़ी कम आता था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ रेंटल्स, कुछ मशीनें जो हैं वो CIA के सहयोग से यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो मशीनें रखी हुई हैं, इन मशीनों को हमने किसानों के लिए उपलब्ध कराया हुआ है ऐसे नाबार्ड के सहयोग से।
तो ये मशीनों में जो है कतारबद्ध पद्धति जो होती है उससे हम लोग यहाँ पर कोदो कुटकी की बोनी कराते हैं। कोदो कुटकी की बोनी कराने के बाद जो है किसान जो है जो भी उत्पादन आता है उसमें काफ़ी उसकी बढ़ोतरी हुई है। पहले जो उत्पादन 1.5 से 2 कुंटल किसान का निकलता था, अभी कतारबद्ध पद्धति से अगर किसान उसको कर रहा है और जो तकनीकी सहयोग हमने अपनी संस्था की तरफ से उसमें दिया हुआ है, जिसमें हमने कुछ कल्चर वगैरह प्रोवाइड कराए हैं, तो इससे किसानों का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। लगभग 3.5 से 4 कुंटल प्रति एकड़ जो है किसान का उत्पादन आ रहा है। तो हमने नाबार्ड के सहयोग से 119 किसानों के साथ जो है यहाँ पर काम स्टार्ट किया था, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काफ़ी सहयोग रहा। यहाँ पर जो लोकल स्टाफ था उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, जो आरईओ की टीम थी, यहाँ पर एसडीओ साहब थे और हमारे ज़िला के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी हमारी काफ़ी मदद की हुई है इसमें। तो उस सहयोग से हम लोगों ने ये यूनिट की स्थापना की है और अभी हम लोग यहाँ पर जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें सबसे पहले किसान अपना फसल को हार्वेस्ट करता है। हार्वेस्ट करने के बाद जो दामन प्रक्रिया होती थी बैलों से, उससे वो अपनी फसल को घाता था। तो उससे भी क्या होता है, मिलेट्स में काफ़ी मिट्टी और कंकड़ आते थे। तो अभी हम लोगों ने एक मिलेट थ्रेसर का निर्माण कराया है सीआईए के साथ मिलकर। तो वो जो थ्रेसर है उसमें अब ये लोग घाई करते हैं और घाने के बाद जो है जो लोकल महिलाएं समूह हैं हमारे गांव में, वो जो हमारे नाबार्ड के सहयोग से बनी हुई हैं, वो समूह के माध्यम से वो हमारा एफपीओ, एक एफपीओ है यहाँ पर सद्धारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उसमें वो हमारा सारा उत्पादन आता है और फिर ये यूनिट में हम लोग प्रोसेस करते हैं। यूनिट पे हमारे पास 4 प्रकार की यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्टोनर में उसको डालते हैं। डिस्टोनर में डालने से उसमें जितने भी मिट्टी और कंकड़ होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और फिर उसके बाद डीहस्किंग मशीन में हमारा वो सारा जो कोदो कुटकी और समय है वो जाता है। तो वहाँ से वो डीहस्क होकर उसका चावल तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास पॉलिशर भी है। अगर हमको पॉलिश करना है उस चावल में, अगर हमको चमक लानी है तो पॉलिशर में हम लोग उसको कर लेते हैं, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे जो न्यूट्रिशंस होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है मिलेट्स का। तो हम लोग उसको पॉलिश अभी नहीं कर रहे हैं, हम बगैर पॉलिश के ही उसको फिर एक हमारा दूसरा एफपीओ है फलम संपदा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उसके माध्यम से हम लोग उसकी पैकेजिंग करते हैं। उसके बाद हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग में हमको जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं अभी नाबार्ड और ट्राइफेड के जो स्टॉल्स हैं और उनके जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं उसमें हमको मदद प्राप्त होती है। वहाँ पर हमारा जो माल है वो आसानी से हमारा सेल हो जाता है। तो इस प्रकार किसान की जो आय है, जो 1 एकड़ से पहले वो कोदो कुटकी का उत्पादन करके जो पैसा कमाता था, उससे उसमें जो आय है उसकी वो लगभग 2 से 3 गुना बढ़ी है और उसका उत्पादन भी 2 से 3 गुना में बढ़ोतरी हुई है। हमारे पास यूनिट में सर अभी 2 प्रकार की यहाँ पर बुआई के लिए हमने मशीन लाया हुआ है, जो सीआईए के सहयोग से आई हुई है हमारे पास। तो ये 2 प्रकार की मशीन आप देख रहे हैं, ये बुलक कार्ट वाली है, इसमें बैलों के माध्यम से इसमें बुआई होती है। ये सेकंड मशीन है हमारी जो हैंड ऑपरेटेड है, मतलब जिस किसानों के पास अगर जानवर नहीं है, बैल नहीं है, तो उनके लिए उनका भी ध्यान रखते हुए हमारे द्वारा ये मशीन को लाया गया है यहाँ पर। ये हैंड ऑपरेटेड है, आसानी से इसको 2 लोग जो है खींचकर बोनी कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा। मेरा नाम सर मंजूलाल भारती हूँ मैं, और ये मशीन ऑपरेटिंग करता हूँ सर। ये जो रखा है ये रॉ मटेरियल है सर, ये दिखा रहा हूँ आपको सर, ये रॉ मटेरियल है। इस मटेरियल को सर ये मशीन में डालते हैं, 2 से 3 बार करना पड़ता है सर इसके रेत अलग करने के लिए। जो रेत वाला जो है उधर जाता है और मोटा कचरा सर इस तरफ गिर जाता है, जो अच्छा वाला अनाज इधर आ जाता है सर। साफ वाला अनाज सर यहाँ से गिरता है, ये साफ वाला है सर, ये सामने से इधर ये दिखा रहा हूँ मैं, ये साफ वाला आता है सर इधर से। और जो कचरा है सर मोटा वाला कचरा यहाँ से गिरता है सर। ये जो कचरा बता रहा हूँ मैं सर, ये कचरा इधर से निकलता है और इस तरफ से सर जो रेत वाली जो अनाज है वो इधर से निकलती है सर, इसमें रेत आती है बारीक वाली, वहाँ से फिर ये मशीन में लेके आते हैं सर। इसमें 2 बार 3 बार डालना पड़ता है जब हस्ट निकलता है इसका समा का। इसमें अभी 2 जगह दिख रही है, और सामने से क्या निकलता है बाजू में जो हो रही है, इसमें सर इधर अच्छा वाला निकलेगा, चावल निकलेगा सर इधर से, और इधर से ये भूसा देती सर, अलग कर देती भूसा। ये मैं दिखा रहा हूँ सर, ये भूसा है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मशीन ऐसी है कि भूसा अलग कर देती है और चावल अलग कर देती है। प्रोसेसिंग के बाद में सर फिर ये मशीन में ले जाना पड़ता है सर। इसमें एक बार चलाने से इसका पूरा हस्ट
ख़त्म हो जाता है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में अब वक्त है खबरें खेती देखने का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अभी के प्रमुख समाचारों पर। रबी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित, पीएम किसान योजना की 12वीं किश्त जारी, फसल बीमा योजना में मध्य प्रदेश पुरस्कृत, मसूर की उन्नत खेती, दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने चालू रबी सत्र 2022-23 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। रबी फसलों के समर्थन मूल्य में 5 से 9% की वृद्धि की गई है। विगत दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य को स्वीकृति प्रदान की है। रबी सीजन में सबसे अधिक बोई जाने वाली गेहूं की फसल के समर्थन मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। जौ का समर्थन मूल्य 100 रुपये क्विंटल बढ़ाकर 1735 रुपये क्विंटल कर दिया गया है। चने के समर्थन मूल्य में 105 रुपये क्विंटल की वृद्धि की गई है। चने का समर्थन मूल्य 5335 रुपये क्विंटल हो गया है। मसूर की एमएसपी 9% बढ़ाकर 6000 रुपये क्विंटल किया गया है। इसमें सबसे अधिक 500 रुपये क्विंटल की वृद्धि की गई है। तिलहनी फसलों का बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने सरसों के समर्थन मूल्य में लगभग 8% वृद्धि की गई है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 5450 रुपये क्विंटल कर दिया गया है। कुसुम का समर्थन मूल्य 209 रुपये क्विंटल बढ़ाकर 5650 रुपये क्विंटल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी की है। इसके तहत 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। इस योजना के तहत किसानों के खाते में एक साल में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किश्त जारी की गई है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भी किया है। इसमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी लगाई गई है। लगभग 300 स्टार्टअप्स ने प्रिसीशन फार्मिंग से संबंधित अपने इनोवेशन का प्रदर्शन किया। श्री मोदी ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का शुभारंभ भी किया है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ भी किया है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग लॉन्च किया, जो कंपनी को सिंगल ब्रांड नाम भारत के तहत फर्टिलाइजर की मार्केटिंग में मदद करेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मध्य प्रदेश द्वारा तकनीकी का बेहतर उपयोग कर किसानों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। योजना में किसानों को लाभान्वित करने में प्रदेश अव्वल है। केंद्र सरकार ने किसानों को योजना से लाभान्वित करने के लिए किए मध्य प्रदेश के नवाचार की सराहना करते हुए उत्कृष्ट प्रमाण पत्र प्रदान किया है। कोच्चि में 8वें राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन में राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत संचालक कृषि प्रीति मैथिल नायक ने प्राप्त किया है। संचालक कृषि ने बताया कि PMFBY में नामांकन और दावा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अभिनव प्रयोग किया है। NCIP पोर्टल के साथ भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करने का अभिनव कार्य किया है, जिससे पोर्टल किसानों के लिए सुविधाजनक हुआ है। किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए आगे बढ़कर नामांकन कराया है। मसूर का बीज 16 से 18 किलो प्रति एकड़ लगता है। बीज को प्रारंभिक अवस्था में फफूंद जनित रोगों से बचाने के लिए बुआई के पूर्व थायरम एवं कार्बनडाजिम 2:1 की 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचारित करें। इसके बाद राइजोबियम तथा PSB कल्चर प्रत्येक की 5 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज उपचारित करें। बोनी के पहले बीज को जैविक फफूंद नाशक से 5 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। मसूर की उन्नतशील किस्में जवाहर 1, जवाहर 3, L4076, LK75, IP एवं L81 प्रमुख है। बुआई में देरी होने से उपज में कमी हो जाती है। 15 नवंबर तक मसूर की बुवाई देरी की अवस्था में की जाती है। मसूर में पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा कतार से कतार की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा इसके बीज को 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई की जाती है। दुधारू पशुओं को स्वच्छ ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। पशु की पानी की आवश्यकता वातावरण की दशा एवं
उसको दिए गए आहार पर निर्भर करती है। हरे चारे में पानी की मात्रा अधिक होने से पशु कम पानी पीते हैं, परंतु दुधारू पशुओं को गर्मी में कम से कम 4 बार व सर्दी में 2 बार ताज़ा पानी ज़रूर पिलाएं। सूखे एवं हरे चारों को मिलाकर देना चाहिए, विशेषकर जब बरसीम की पहली या दूसरी कटाई पशु आहार के लिए की गई हो। हरे चारे से पशु को अफरा होने की संभावना अधिक होती है तथा कभी कभी बिना पचा हुआ हरा चारा पतले दस्त के रूप में गोबर के माध्यम से निकलता है। इसलिए प्रत्येक दुधारू पशु के हरे चारे में कम से कम 20% सूखा चारा होना अति आवश्यक है। अभी की कृषि की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। किसान भाइयों, आपने कृषि दर्शन में आज जाना एफपीओ का निर्माण और उपयोग के बारे में कि किस तरह एफपीओ कार्य करता है, उसका उपयोग होता है और किसान इसका कैसे लाभ ले रहे हैं। साथ ही आपने जानकारी ली कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में और आपने एक सफल किसान से बातचीत भी की। खबरें खेती के साथ ही अब हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।